नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है साल भर बाद मिली हूँ माँ, गले तो लगने दो। राधा की दो बेटियां हैं, नेहा और स्नेहा। पति की मृत्यु के बाद राधा ने अकेले ही माँ और पिता दोनों का प्यार देकर बच्चियों को बड़ा किया है। दोनों बेटियां नेहा और स्नेहा बहुत संस्कारी और समझदार हैं। बड़ी बेटी स्नेहा की शादी हो चुकी है। अब राधा की छोटी बेटी नेहा का विवाह तय हो गया है। आज से ठीक 2 दिन बाद नेहा के फेरे होने वाले हैं। अरे स्नेहा बेटा, आ गई तू। सारी रिश्तेदारी जमा हो गई और एक तू है जो छोटी बहन की शादी में मेहमान की तरह आ रही है। माँ, तुम ही तो कहती हो ना कि अब वही मेरा घर है, तो बताओ अपने घर की जिम्मेदारियां किस पर छोड़कर आती। तू तो बस रहने दे, ब्याह के बाद तू तो बिल्कुल ही पराई हो गई है। मैं तो अपने दामाद से ही बात करूंगी, वही मेरी बात समझेंगे। बिल्कुल हीरा है मेरा दामाद। साल भर बाद मिली हूँ माँ, गले तो लगने दो। कहते हुए स्नेहा का गला भर आया। राधा के मन में भी ढेर सारी शिकायतें और लाड़ भरा था, लेकिन अब अभी समय नहीं था इन सब का। इसलिए बिटिया को अलग करते हुए वह बोली, अच्छा अब तू आ गई है तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल। मैं अकेली जान थक गई हूँ दौड़ते भागते। इतने काम है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ माँ, चलो बताओ क्या काम है, मैं झट से निपटा देती हूँ। माँ, पूरे 2 दिन से हम दोनों माँ बेटी चक्कर घिन्नी बनी घूम रही हैं। उफ, शादी में इतना काम होता है, इतने रीति रिवाज है, करते करते तन मन सब थक कर चूर हो जाता है। सही कहते हो बेटा। अब जरूरी बात सुनो, यह रुपयों का बैग है, मुझे तो होश ना रहेगा। सभी रिश्तेदारों को मिठाई का डब्बा और विदाई के समय लिफाफे तुम्हें ही देने हैं। ठीक है माँ, तुम बेफिक्र रहो। नेहा की जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार लौटने लगे थे। स्नेहा माँ के बताए अनुसार सबको विदाई दे रही थी। कुछ देर बाद स्नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ यह लो तुम्हारी अमानत, अब तुम संभालो, मुझे निकलना होगा, इनकी भी विदाई करवा दो। क्या कहा, विदाई करवा दो? यह कौन सा समय है विदाई का? अपनी छोटी बहन की शादी से यूं ही लौट जाएगी? मैं बताए दे रही हूँ, इस बार मैं हफ्ता 10 दिन से पहले नहीं भेजने वाली हूँ तुझे। जिद मत करो माँ, मैं भी चाहती हूँ नेहा की शादी खुशी खुशी पूरी हो। बस माँ, अब मुझे जाना होगा, इसलिए जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या बिटिया? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? मैं दामाद जी से क्षमा मांग लूंगी। बस इस समय तुम जाने की बात ना करो। सोचा था छोटी को विदा करके कुछ दिन तेरे साथ रहूंगी, मेरे दिल को भी कुछ सुकून मिल जाएगा, लेकिन इस माँ की किसी को चिंता ही नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, बस जाने दो मुझे। तू रुक, मैं अभी दामाद जी से बात करती हूँ, अब तो वही तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। अरे माँ सुनो तो। स्नेहा की जिद देखकर राधा से रहा नहीं गया और वह दौड़ती हुई दामाद जी के पास पहुंच गई और बोली, दामाद जी आज इसकी बहन की शादी है, ऐसे कैसे इसे जाने दूं? वैसे भी साल भर बाद बिटिया का मुंह देखा है, अभी तो यह रुक कर जाएगी। माँ जी, शादी हो गई आपकी बेटी की, अब आपकी इच्छा से नहीं हमारी इच्छा से जीना होगा इसे। अब जब हम कहेंगे तभी यह आपसे मिलने आ पाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी? मैंने बेटी ब्याही है, बेची तो ना है कि सारा हक अधिकार खत्म हो गया। कोई वजह हो तो अलग बात है, ऐसे तो स्नेहा नहीं जाएगी बस। राधा अपनी बात कहकर छोटी के फेरों में व्यस्त हो गई। छोटी की बिछिया पहनाने का समय आ गया था। स्नेहा बेटा, स्नेहा। अरे स्नेहा कहाँ चली गई? लगता है अपने कमरे में है। राधा कमरे के बाहर पहुंच जाती है। वहां अंदर से आती आवाजों से उसके कदम ठिठक से जाते हैं। मायके आकर तुम बहुत शेरनी बन रही हो, घर चलो, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। अब बहुत हुआ तमाशा, तुम खुद बोलोगी या मैं तुम्हारी माँ से बात करूँ? देखिए इतने रिश्तेदार जमा हैं, माँ का तमाशा मत बनाइए, मैं चलती हूँ आपके साथ। मेरी बात काटकर तुमने तमाशा तो मेरा ही बना दिया है। सोच लो, या तो अभी साथ चलोगी वरना कभी नहीं। जीवन भर पड़ी रहना अपनी माँ के साथ। एक बात और, आज जो तुम यहाँ से जाओगी फिर कभी लौटकर नहीं आओगी, यही सजा है तुम्हारी। स्नेहा फूट फूट कर रो रही थी और नीलेश कड़कड़ाती आवाज में उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा था। राधा की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। आज के दिन जो लड़का मेरे घर में बिटिया को ऐसे प्रताड़ित कर रहा है, वो ससुराल में क्या करता होगा मेरी बच्ची के साथ। हे भगवान,
क्या पाप हो गया मुझसे, जिससे मैंने राम समझा, तारीफ करते नहीं थकती थी, वो तो रावण कहलाने के लायक भी नहीं है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। क्यों स्नेहा मायके आने के नाम पर बात टाल जाती थी, क्यों मुझे ससुराल आने से मना करती थी, क्यों मेरी बच्ची अपनी ही बहन की शादी में यूं अजनबी बनकर वापस लौट जाने को तैयार हो गई। राधा कमरे में जाती है और स्नेहा से कहती है, स्नेहा चलो, नेहा की बिछिया पहनाओ बेटा। माँ, वो मुझे अभी निकलना होगा, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, कोई देर नहीं हो रही, सब सही है, तेरी माँ है तेरे साथ। स्नेहा अभी नहीं जाएगी, मैंने स्पष्ट बता दिया है। दामाद जी, बार बार वही बात करने का क्या मतलब है? नीलेश गुस्से से बोला। ज्यादा लाड़ आ रहा है आपको? तो ऐसा करिए, अब इसे यहीं रख लीजिए। मुझसे तो इसे वापस ले जाने की उम्मीद भी मत करना। 2 साल की शादी में क्या बनाकर रख दिया है बच्ची का, लगता है जैसे हंसना ही भूल गई है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने सब सुन लिया है। नेहा को विदा कर दूं, उसके बाद नीलेश से बात करूंगी। राधा स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक ले आई। नेहा को खुशी खुशी विदा करने के बाद, मुझे माफ कर दे बेटा, ना जाने मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी की तकलीफ मैं समझ ही ना पाई। मैं ठीक हूँ माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब बस मुझे अपने घर जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बस कर, कितना झूठ बोलेगी अपनी माँ से, मैं सब समझ गई हूँ। तेरे मायके न आने के लिए झूठे बहाने बनाना, अक्सर बीमार रहना। सच सच बोल बेटा, नीलेश तुझ पर हाथ उठाता है ना? तू डर मत बेटा। माँ, वो तो शादी के बाद से ही मुझे प्रताड़ित करते रहे हैं, बात बात पर छोड़ देने की धमकी देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते। मेरे गर्भ में बेटी है यह जानकर उन्होंने मेरा गर्भपात तक करा दिया। तुमने भी तो यही कहा था ना कि बिन बाप की लड़की हो, किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना, हर हाल में रिश्ता निभाना है। लेकिन बेटा, मुझे यह कहाँ पता था कि मेरी बेटी कैसे नरक में जी रही है। ऐसे मर मर कर ससुराल में जीने की जगह तू शान से अपने मायके में रहे। बेटा, यह घर तेरा है, हमेशा तेरा ही रहेगा। स्नेहा, अभी के अभी मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो अब मैं नहीं, तलाक के कागज आएंगे तुमसे बात करने। फिर दोनों माँ बेटी जीवन भर बैठी रहना इसी घर में। राधा ने कहा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसलिए आज तक आपकी हर गलत बात सहती रही। लेकिन जीवन को सम्मान से बिताने के लिए समझदारी के साथ साथ स्वाभिमान होना भी जरूरी होता है। बेटी, पति का सम्मान करो, लेकिन उसके अहम को संतुष्ट मत करना कभी। अब स्नेहा में भी साहस दिखाई दे रहा था। वो नीलेश से बोली, मैंने क्या अपराध किया है जो मैं आपके पैर पकड़कर क्षमा मांगूंगी? अपराध तो आपने किया है, आज तक मुझे मानसिक और शारीरिक कष्ट देते रहे। मैं अभी भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अपने किए के लिए माफी मांग लें और वादा करें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ए चल, तेरे जैसी बहुत मिलेंगी मुझे। नीलेश बेटा, क्या मेरी बेटी ने आज तक आपके माता पिता के सामने आपका या उनका अपमान किया है? नहीं ना, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और एक आप हो जो इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो, यही तो संस्कार होते हैं। आप जा सकते हो, स्नेहा आपके साथ नहीं जाएगी, आज नहीं कभी नहीं। नीलेश पैर पटकता हुआ लौट गया। माँ, आप उन्हें नहीं जानती हो, वो नहीं आएंगे। माँ, वो सच में लौटकर नहीं आएंगे। अब मेरा क्या होगा माँ? बेटा, नीलेश को परखने में मुझसे भूल हुई है। उसकी अच्छी तनख्वाह, बड़ा मकान देखकर मैंने खुशी खुशी तेरी शादी उससे कर दी। अगर आज मैं तेरे साथ खड़ी नहीं हुई तो फिर से तू उसी नर्क में पहुंच जाएगी, और इस बार उसके अत्याचार और बढ़ जाएंगे। एक मानसिक रोगी के साथ जीवन बिताने के लिए मैं तुझे विवश नहीं कर सकती। मरी हुई बेटी से मायके में रहने वाली जीवित बेटी बेहतर होती है। एक औरत को जीने के लिए मर्द का होना जरूरी हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। तुम यहाँ अधिकार से रह सकती हो। अपने मन से बोझ उतार दो और स्वतंत्र होकर जियो। माँ की बात सुनकर स्नेहा राधा के गले लग जाती है। अब स्नेहा वही गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी माँ के साथ रहने लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।